नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। एक तरफ देखिए तो पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है और दूसरी तरफ हमारा देश भारत नई आर्थिक ऊंचाइयों को छू रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है? चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए, तारीख है 4 जनवरी 2026। सुबह सुबह दुनिया एक ऐसी खबर से जागती है जिसने सबको चौंका दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन लिया है और बस इस एक खबर ने समझिए ग्लोबल स्टेज पर एक नया संकट खड़ा कर दिया है। और ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, ये तो एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, एक ऐसी दुनिया की तस्वीर जो सचमुच एक किनारे पर आ खड़ी हुई है। तो इस एक घटना का असर देखिए कितना गहरा है। वेनेजुएला में अमेरिका के इस कदम ने न सिर्फ जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया, बल्कि एनर्जी मार्केट में भी खलबली मचा दी है। मतलब अब अमेरिका वहां तेल के खेल में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया है और इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और बाजार में एक डर का माहौल बन गया है। तो होता क्या है, जब दुनिया में इस तरह का माहौल बनता है, इतनी अनिश्चितता होती है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो भागते हैं सेफ जगहों की तरफ। वो अपना पैसा वहां लगाना चाहते हैं जहां उन्हें लगे कि हाँ, यहां मेरा पैसा सुरक्षित है, रिस्क कम से कम है। और वो सबसे सेफ जगह क्या मानी जाती है? सोना। जी हाँ, गोल्ड। भारत में तो 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम का एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। वेनेजुएला संकट की वजह से सोने की डिमांड इतनी बढ़ गई कि कीमतें अब तक के अपने सबसे ऊंचे लेवल पर हैं। लेकिन इस सारी ग्लोबल टेंशन के बीच एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही है और वो कहानी है भारत की। तो चलिए अब अपना फोकस यहाँ लाते हैं और देखते हैं कि भारत इस तूफान के बीच कैसे खड़ा है। ये नंबर देखिए जरा, 4.18 ट्रिलियन डॉलर। ये भारत की इकॉनमी का नया साइज है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, खासकर उस माहौल में, उस ग्लोबल उथल-पुथल के बीच जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो इस बड़े से नंबर का मतलब क्या है? मतलब यह है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब ऑफिशियली दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है। तो ये रही नई ग्लोबल रैंकिंग। हम देख सकते हैं कि भारत अब सीधा जर्मनी के पीछे है, नंबर 4 पर। और अनुमान तो ये भी है कि 2030 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। वाकई ये एक जबरदस्त बदलाव है। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। भारतीय शेयर मार्केट भी समझिए रॉकेट बना हुआ है। निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। ये साफ दिखाता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में कितना मजबूत भरोसा बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे है क्या? कौन सा इंजन है जो इसे चला रहा है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं। देखिए, सबसे बड़े कारणों में से एक है सरकारी खर्च, खास तौर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे कैपेक्स भी कहते हैं। अब आसान भाषा में समझें तो ये वो पैसा है जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, जैसे सड़कें बनाना, पोर्ट्स बनाना, पावर प्लांट्स लगाना, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स। और इंडस्ट्री लीडर्स को उम्मीद है कि सरकार फरवरी 2026 के बजट में भी इस खर्च को बढ़ाएगी ताकि ग्रोथ की ये रफ्तार बनी रहे। लेकिन बात सिर्फ सरकार की नहीं है। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम वो भी पूरी तरह से गुलजार है। चाहे क्विक कॉमर्स में जोमेटो और ब्लिंकिट के रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर्स हों या फिर नाइट फिनटेक जैसी कंपनियों में हो रही बड़ी फंडिंग, हर तरफ इनोवेशन और ग्रोथ ही दिखाई दे रही है। और ये जो इनोवेशन है ना, ये सिर्फ एप्स तक ही नहीं है। सरकार सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी पूरा जोर दे रही है। इसका एक शानदार उदाहरण है बैटरी पैक आधार नंबर, यानी बीपैन का प्रस्ताव। इससे क्या होगा? ईवी बैटरी को ट्रैक करना और उसे रिसाइकल करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब भारत के टेक सीन को थोड़ा ग्लोबल ट्रेंड से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक नई सच्चाई, एक नई रियलिटी उभर कर सामने आ रही है। तो क्या फंडिंग विंटर, यानी स्टार्टअप्स को पैसे मिलने की जो कमी थी वो खत्म हो रही है? ऐसा लगता तो है। कुछ समय की सुस्ती के बाद अब स्टार्टअप फंडिंग में फिर से जान आ रही है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो प्रॉफिटेबल हैं और अब पब्लिक होने की, मतलब आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हैं। ये भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक नए और ज्यादा मैच्योर दौर का संकेत। अब बात करते हैं एआई की। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी हवा बदल रही है। 2025 का साल एआई के लिए हाइप का साल था, बड़ी बातों का, संभावनाओं का साल था। लेकिन 2026 ये रियलिटी चेक का साल है। अब वो शो मी द मनी वाला मोमेंट आ गया है। मतलब अब बात हवा में नहीं, असल नतीजों पर होगी। प्रोडक्टिविटी में असल फायदा दिखना चाहिए। और एआई की ये नई हकीकत भारत में भी दिख रही है।
इलॉन मस्क के एक्स और भारत सरकार के बीच एआई से बने कंटेंट को लेकर जो खींचतान चल रही है, वो इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। ये दिखाता है कि नई टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना कितना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स काम है। तो इन सारे डॉट्स को अगर हम जोड़ें, इन सभी बातों को एक साथ रखें, तो भविष्य का रास्ता कैसा दिखता है? तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ है दुनिया जिसमें इतनी उथल-पुथल है और दूसरी तरफ है भारत का ये असाधारण उदय। तो क्या भारत दुनिया को ग्रोथ का कोई नया मॉडल दिखा रहा है, या फिर ये तरक्की की राह आगे चलकर ग्लोबल घटनाओं से टकराने वाली है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।